नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का चुनावी अड्डा। तो नेशनल कवरेज की चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 70 घोषी लोकसभा चुनाव को लेकर के। 70 घोषी लोकसभा चुनाव में लगभग जो है जैसे जैसे तिथि नजदीक आती जा रही है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए, मतदान कराने के लिए अपने सभी राष्ट्रीय नेताओं को मऊ के सरजमी पे उतार रहे हैं। इसी क्रम में 26 तारीख को जो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि 70 घोषी लोकसभा में 20,66,000 टोटल मतदाता है। अगर हम जातिगत आंकड़ों की बात करें तो जातिगत आंकड़ों में सबसे ज्यादा यहां दलित और मुसलमान है। लगभग 4 लाख, ये सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुमानता लगभग 4 लाख यहां दलित मतदाता हैं और 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। आज का जो हमारा चर्चा होगा वो इसी पे कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आएगा। और आज हमारे साथ जो सबसे बड़े शख्सियत मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो पूर्वांचल के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, मान्यता प्राप्त पत्रकार श्री राम जायसवाल जी हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। हम बिहार करेंगे, बिहार के ओपिनियन पोल पर भी, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं 70 घोषी लोकसभा। जी, नेशनल कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको क्या लगता है 70 घोषी लोकसभा किसके पक्ष में जा रही है? जी, 70 घोषी लोकसभा जहां तक शुरू में लग रहा था कि नहीं आमने सामने की 2 दलीय लड़ाई होगी, लेकिन इस समय तो त्रिकोणीय लड़ाई की तरफ किन 2 दलीय पार्टियों की लड़ाई थी? शुरू में एनडीए गठबंधन भाजपा सुभाषपा जी, क्योंकि यहाँ सुभाषपा के ही प्रत्याशी हैं तो हम भाजपा प्रत्याशी नहीं कहेंगे, एनडीए प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी। ऐसा लग रहा था कि आमने सामने की टक्कर होगी, लेकिन बालकृष्ण चौहान जो प्रत्याशी बने हैं तो कुछ समीकरण अब त्रिकोणीय लड़ाई जैसे हो गए हैं। जैसा कि पहले भी चर्चा था, अगर बीच में बालकृष्ण चौहान की जगह अरशद जमाल चेयरमैन प्रतिनिधि हैं फिलहाल चेयरमैन, हाँ, अगर वो प्रत्याशी हुए होते तो शायद कुछ और भी देखना उनका पड़ला और मजबूत रहता, लेकिन अभी त्रिकोणीय संघर्ष जारी है। हम थोड़ा सा आपसे ये चर्चा करना चाहेंगे। अगर यहाँ देखा जाए तो दलित जो है अब 4 लाख से ऊपर है, तो जो बसपा का मूल वोट है वो 4 लाख जो है वो बसपा के साथ तो जाएगा बिल्कुल। और जिस बिरादरी से बालकृष्ण चौहान जी आते हैं उनका भी वोट लगभग जो है 1,68,000 के समथिंग माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्वजाति बंधुओं में बालकृष्ण कितना प्रभाव जमा पाएंगे, इसलिए कि घोसी से जो हमारे दारा सिंह चौहान जी हैं वो मंत्री हैं, एमएलसी भी हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और इधर रामविलास जी जो मधुबन से विधायक हैं उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। तो स्वजाति बंधुओं का कितना वोट पाएंगे तो आने वाला समय ही बता पाएगा। ये कहना बड़ा कठिन है कि उनको जो है 1,68,000 में टोटल वोट मिल पाएगा। लेकिन अगर हम 1,68,000 की बात करें और उनको मिला दिया जाए तो समीकरण क्या बनता है? जी, निश्चित रूप से अब बड़ा सवाल है। और मैं एक बिंदु और बताना चाहूंगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बालकृष्ण चौहान कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे और 23,000 समथिंग वोट पाए थे जी। तो 2019 में हम मान के चलते हैं कि अगर बहुत कम रहा होगा तो कांग्रेस का 15,000 वोट रहा होगा जी, अपने उनके कैडर का, उनके संगठन का, तभी 7-8,000 वोट चौहानों का पाने में सफल रहे बालकृष्ण चौहान। लेकिन इस बार हो सकता है चौहान मतदाताओं को लगे कि नहीं, इस समय तो बसपा से गठबंधन है, बसपा का 4 लाख, बसपा से प्रत्याशी हैं, बसपा के 4 लाख मतदाता हैं और जाहिर सी बात है उनके मत भी अधिक पड़ते हैं 60%। तो 4-24 लगभग 2.5 लाख मत अकेले बसपा के पड़ेंगे। ऐसे में अगर चौहानों के दिमाग में यह बात आ गई कि अगर हम तीनों चौहान हो जाए, हाँ, तीनों चौहान हो जाए, देखिए कहना नहीं चाहिए, ये बात हो सकती है, लेकिन कुछ जातियां राजनीति में बिल्कुल वन वे होती हैं जी। मैं उन जातियों का नाम नहीं लूंगा, ये भी नहीं कहूंगा कि चौहान उसमें है कि नहीं है, लेकिन कुछ जातियां राजनीति में आज के डेट में वन वे है, केवल उनको लेना है, देना नहीं है। तो अगर यह दिमाग में आ गया उनके, लेकिन जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि वाकई यह अग्नि परीक्षा होगी दारा सिंह चौहान की, यह अग्नि परीक्षा होगी फागू चौहान की। वो संवैधानिक पद पर चले गए, हम उनको नहीं नाम लेंगे, लेकिन लिया जब उन्होंने अपने पुत्र को विधायक बनवाया, सभी लोग जानते हैं,
तो ये अग्नि परीक्षा उनकी भी होगी, रामविलास की भी होगी, दारा चौहान की भी होगी। दारा चौहान के विषय में जैसा कहा जाता है, हमको तो लगता है कि घोषी लोकसभा में अग्नि परीक्षा जो है अमित शाह की भी हो, जो गृह मंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था जी। जैसा कि दारा चौहान के विषय में कहा जाता है कि अमित शाह के आदमी जी। अमित शाह जी उनसे संपर्क किए दिल्ली में, और उन्हें एक बार भाजपा में ला के मंत्री बनवाए जब वो घोसी से विधायक हुए थे। मधुबन से वन मंत्री रहे पिछले कार्यकाल में योगी जी के। इस बार फिर तो कहीं न कहीं उनके ऊपर चुनाव हारने के बाद एमएलसी बनाया, फिर मंत्रिमंडल में शामिल करवाया, तो कहीं न कहीं मुहर लगता है उनके ऊपर अमित शाह जी का कि अमित शाह जी के आदमी है। तो यह चुनाव भी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि यह चुनाव प्रधानमंत्री का, न तो यह उपचुनाव है, न तो यह नगर पालिका का चुनाव है। तो ऐसे में दारा को जितना मिलना था मिल चुका। अब दारा बताएंगे। हाँ, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि चौहान बिरादरी पूरी तरह बालकृष्ण को सांसद बनाने। कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो कहे कि प्रतीत नहीं हो पा रहा है कि हम अपने दम पर इनको सांसद बना देंगे। ऐसे में हमारे दो नेताओं की साख गिरेगी, जिनकी मैं कह रहा था कि अग्नि परीक्षा होगी। तो उनका कहना कि ऑलरेडी यहाँ हमारे बड़े चौहान चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, दारा चौहान और फागू चौहान, इनमें हम विश्वास जताएंगे। लेकिन देखिए जमीन पे कितना उतर पाता है। एक बात और बता दूं, भाजपा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश स्तर पर। एक जो बसपा बी टीम साबित हो चुकी है कि भाजपा की, हालांकि मैं भाजपा की बी टीम है इससे भी गुरेज करता हूं। उसका उदाहरण अपने आप 70 लोकसभा घोषी है। अगर यहाँ अरशद जमाल को टिकट मिलता तो माना जाता कि भाजपा की बी टीम है। बी टीम है। यहाँ तो सपा की बी टीम हो गई जी। बगल में गाजीपुर है, गाजीपुर में सपा की बी टीम हो गई, क्योंकि वहां डॉक्टर उमेश सिंह को टिकट मिला है। तो उमेश सिंह जितना वोट काटेंगे भाजपा का नुकसान करेंगे। यहाँ बालकृष्ण चौहान जितना वोट काटेंगे वह भाजपा का नुकसान करेंगे। तो अब बी टीम किसके, मैं नहीं चाहता ना तो इस विषय पे आता। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बता रहा था मैं बात, कि भाजपा ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जो हर चुनाव में मुसलमान कम से कम 20%, 25% बसपा की तरफ चले ही जाते थे। कहीं प्रत्याशी देखकर कहीं हो रहा था कि यहाँ बसपा जीत सकती। इस बार मुसलमानों के 100% वोट मुझे लग रहा है यह सपा के पक्ष में जाएगा, और यह कहीं ना कहीं भाजपा का नुकसान होगा। लेकिन एक चीज और है जो अंदर खाने की बात आ रही है कि जो यहाँ से सदर विधायक हैं, जो इस समय जेल में बंद हैं, अब्बास अंसारी जी सुभाषपा से ही विधायक हैं और ओम प्रकाश जी के लड़के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सुभाषपा को जितवाने के लिए जो है कुछ मुस्लिम संप्रदाय का वोट दिलवाने, क्या वोट काट सकते हैं क्या अब्बास अंसारी जी? बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि ओम प्रकाश राजभर को समझना बहुत कठिन है। जैसा कि हम लोग कभी कभी कहते हैं साउथ वालों की भाषा क्या होती है, तो बचपन में लोग बताते थे भैया टीन के डब्बा में कुछ ईंट पत्थर डालिए, खड़खड़ा दीजिए, जो निकले वही उनकी भाषा है। तो ओम प्रकाश उससे भी इधर कुछ नहीं है। जब वो आए थे भाजपा गठबंधन के साथ तो उनसे पूछा गया कि आपने अब्बास को विधायक बनाया, तो बोले नहीं, अब्बास मेरा विधायक नहीं। अब्बास तो ये तो अखिलेश यादव मुझसे कहे कि सदर मऊ मुझे सीट दे दीजिए। एक नया विवाद आपने पैदा कर। हाँ, अगर वो अखिलेश जी के व्यक्ति हैं तो फिर अब्बास भी तो जो है राजू राय के लिए काम करेंगे। तो या तो रिकॉर्डेड बयान है, इसकी रिकॉर्ड में आपको दे दूंगा मोबाइल से निकाल, चाहे आप भी ढूंढ लेंगे। जब ओम प्रकाश ने बड़े खुलासे से कहा कि यह सीट तो अखिलेश यादव ने मांगी थी अपने लिए और मेरे सिंबल पे ला के उनको विधायक बना दिए। और अभी 15 दिन पहले खीरीवा के मैदान में ओम प्रकाश एकदम जलसा लगा के बोलते हैं कि अभी 22 में आपने जिस छड़ी पे वोट दिया था उसी छड़िया पे आपको देना है। यानी कि 15 दिन पहले स्वीकार रहे हैं कि वो मेरा है। ये तो चुनावी बात भी हो सकती है। तो भैया जैसे इतनी गंदी और इतनी ऊंची बात करने का कोई मतलब है क्या? मतलब भाई आप जैसे या तो फिर मऊ की जनता को या तो मीडिया को या तो समाज को मूर्ख समझ रहे हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसी पार्टी के और आप के गठबंधन हो रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से। उनके तो बयान आ चुके हैं कि नेता जो है दो मुंहे सांप होते हैं, शुभकारा भी है उसको उन्होंने। नेता दो मुंहे सांप होते हैं, ठीक है, तो कह के अपना बच जा रहे हैं। लेकिन क्या यह उचित है? मैं आपको गाली दूं, कोई भी भाषा का प्रयोग कर लूं और बाद में कहूं कि मैं तो मंद बुद्धि हूं, मैं ही इनसे साबित भी करूं मैं तो मंद बुद्धि। ओम प्रकाश जी तो यही करते हैं। ओम प्रकाश ही करते हैं। और तो अगर मुस्लिम संप्रदाय के लोग लगभग यहाँ 3,17,000 के लगभग मत आता है, अगर ये राजू राय के साथ जाते हैं तो हमको लगता है कि राजू राय का पड़ला भी भारी नजर आ रहा है। 3,17,000 वो हैं, 1,90,000 यादव हैं,
लगभग 65,000 यहाँ जो है भूमिहार हैं। अगर इस जातियों अगर इनको वोट करती हैं तो राजू राय तो अभी भी भारी नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, इस तरह अगर हम पेन पेपर से जोड़ें तो राजू राय भारी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसी पेन पेपर पे एक आंकड़ा हम और जोड़ लेते हैं। जी। पिछली बार सपा बसपा का गठबंधन था, 1,22,000 से जीते थे बसपा 1,22,000 से जीती थी। उस समय से 65,000 वोट जो है हरिनारायण राजभर को 14 से ज्यादा मिला। मैं उस पर आता ही नहीं हूँ, अभी तो मैं केवल गठबंधन की बात कर रहा हूँ। कितना 1,22 से जीते थे, उसमें से 4 लाख जो दलित मतदाता, क्यों हम उनको अलग करते हैं, तो उनके 2.5 लाख जो पोलिंग वोट है 2.5 लाख हम अलग कर दिए। अब क्या आ गए 1,80 से पीछे हो गए। आपने तो उनको 1,80 से भी पीछे कर दिए। एक कलम की बात है, कलम की बात है, कागज कलम की बात है। तो 1,80 से पीछे कर दिया। इसमें से भी मैं 80 बालकृष्ण चौहान के साथ दे रहा हूँ, तो भी 1,20 से आगे नजर आ रही बात। मतलब तो पेन पेपर की बात है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि बालकृष्ण यहाँ से चुनाव जीते? जब तक मुसलमान उन्हें वोट नहीं देगा वो नहीं जीते। लेकिन त्रिकोणी संघर्ष है, त्रिकोणी संघर्ष है। हम उनकी जैसे उन्हें 1996 के बाद अगर देखा जाए तो 1996 के साथ 96 के बाद किसी ने सांसद कल्पनाथ राय के बाद यहाँ काम नहीं करते, कोई काम नहीं कराया। ठीक है, राजू राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय सचिव थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उनके लेटर हेड पे तमाम जनपद में काम हुआ, सड़कें बनी, विद्युत का काम हुआ, नदियों पर पुल बना, ये सारी चीजें उनके घोषणा पत्र में भी है, लोगों को बता भी रहे हैं। विदेशों से छात्रों को ले भी आने का काम इन्होंने किया, कोरोना काल में लोगों की मदद भी पहुंचाई, ऐसा उनका कहना है। लेकिन 96 के बाद अगर सांसद की बात की जाए, मैं किसी नेता को हटा दूं तो किसी सांसद ने घोषी का विकास नहीं किया। आपको नहीं लगता कि घोषी का विकास जो है, घोषी का चुनाव जो है विकास के मुद्दे पे होना चाहिए? निश्चित रूप से घोषी का चुनाव विकास के मुद्दे पे होना चाहिए। अगर गवई भाषा में मैं कहूं तो कल्पनाथ राय जी ने जितना निर्माण कराया था, कोई सांसद अपने कार्यकाल में रंगाई पुताई नहीं करवा पाया जी। जाके देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थिति कैसी है, रंग नहीं, चूना नहीं, पेंट नहीं नजर आ रहा है उसमें। अभी जो है जो बीच वाला ओवर ब्रिज है वो चलने लायक नहीं था ऊपर से, तो उसको तोड़ करके उस पर जो है इस समय जो है नया पिच लगाया गया है। जी, नया पिच लगाया गया, लेकिन लाइटों की स्थिति देखिए कैसी बनी हुई है। पॉलिटेक्निक चले जाइए, दूरदर्शन केंद्र से मशीनें उठा के चली गई। अभी 2 साल पहले चीजों को कल्पनाथ राय लाए, उन चीजों को लोग बचा नहीं पाए। नई चीज लाने की तो बातें छोड़ दीजिए। लेकिन अगर इस जनपद की बात करें तो इस जनपद ने एक महामहिम दिया है, इसे नकारा नहीं जा सकता। फागू जी कभी मधुबन और कभी घोसी से विधायक हुआ करते थे, जो महामहिम है। इसी घोसी ने, इसी मऊ जनपद ने जो है 2 मंत्री भी दिया है और दोनों महत्वपूर्ण पदों पे हैं। जी बिल्कुल। एक को ऊर्जा और नगर विकास मिला हुआ है, एक को जो है जेल मंत्रालय मिला हुआ है, इसके पहले उनको वन मंत्रालय मिला हुआ था। अगर हम ओम प्रकाश की बात करें तो ओम प्रकाश भी आधा, पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन आधा वो मऊ के हैं, आधा ही वो जहुराबाद के हैं। उसके बाद भी मऊ विकास के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहा है। ओम प्रकाश कह सकते हैं कि मैं जब मंत्री पद का शपथ लिया उसके 4 दिन बाद ही आचार संहिता लग गई। लेकिन दारा चौहान तो कुछ भी नहीं कर सकते, वन मंत्री थे। कम से कम भैया अपने अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र, वन देवी का ही विकास करवा देते यार। वन देवी का भी विकास नहीं हुआ। वन देवी का ही, वो तो वन क्षेत्र था, उनके विभाग के अंतर्गत था, उसके लिए उनको किसी से कहना नहीं था। एक सुंदर डाक बंगला बनवा देते यार, सुंदर गेस्ट हाउस बनवा देते, लोग शादी विवाह करने जाते वही जगह बनवा देते, सड़कें चमचमा उठती। घोषी में जो है विकास का मुद्दा गौण हो गया, बिल्कुल गौण हो गया है, उसे लाना चाहिए। हाँ, जब जो विकास करे उसको वोट करना चाहिए। बिल्कुल, जो विकास की बात करे उसे वोट करना चाहिए। हाँ, जन सुविधाओं के मामले में नो डाउट एनडीए सरकार ने मोदी के नेतृत्व में काफी काम किया। लोग उसे याद भी करते हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे छोटे किसानों को 8,000 रुपए की मदद कम नहीं होती है, 6,000 रुपए की मदद 500 रुपए महीने वाली, ये कम नहीं होती है। राहुल गांधी ने कहा 8500 रुपया दूंगा महीने में, 1 लाख रुपया सालाना महिलाओं को दूंगा, और जिन प्रदेशों में उनकी सरकार है वो देने की दे भी रहे हैं। अच्छी बात है, कुछ इस तरह के काम करें तो अच्छी बात है। आज ही मैं पढ़ा, खैर 2-3 दिन पहले से खड़गे जी ने कहा कि हम राशन 10 किलो कर देंगे। अब तक तो 5 किलो पे ही बवाल कर रहे थे कि भीख बांटी जा रही है, भीख बांटी जा रही है। भीख उन्होंने 10 किलो कर दिया, भीख उन्होंने 10 किलो कर दिया, लेकिन उसके साथ एक लाइन और जोड़ूंगा। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कहते थे कि पैसे पेड़ पे नहीं फलते, हमारी इतनी स्थिति नहीं है कि हम सबको फ्री में राशन बांट सकें। तो मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप 10 किलो बांट देंगे भाई। हम आपको थोड़ा सा यूपी की राजनीति से हट करके चलेंगे, क्योंकि मेरा चैनल बिहार में भी काम करता है और बिहार से जो है सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आ गया है, 40 की 40 सीटों की रिपोर्ट आ गई है। तो एक बार हम वस्तु स्थिति बता दें कि जो वहाँ का ओपिनियन पोल है
चुनाव के वहाँ से लगभग जो है 5वें चरण तक की चुनाव समाप्त होने तक का, तो वहाँ 40 की 40 में जो है 10 सीटें बीजेपी को जा रही हैं, 7 जनता दल यूनाइटेड को जा रही हैं, 10 जो है आरजेडी को जा रही है, 3 लोक जनशक्ति पार्टी को जा रही है, 2 से 3 कांग्रेस को जा रही है और 1 से 3 जो है अन्य को जा रही है। इस पे आपका क्या कहना, ओपिनियन पोल पे आपका क्या कहना? ये ओपिनियन पोल अलग अलग कंपनियों के होते हैं, अलग अलग सर्वे होते हैं, मैं इसे सिरे से नकार भी नहीं सकता तो स्वीकार भी नहीं सकता, लेकिन जैसा कि अनुमान था इस बार एनडीए गठबंधन अपनी पुरानी वही वाली सीट पा रही है और नो डाउट लालू यादव के बेटों ने काफी मेहनत किया। एक तरह से अगर कहें तो संजीवनी देने का काम किया उन्हें नीतीश कुमार ने। जब शुरुआत में जब नीतीश जी और ये हटे थे, तेजस्वी यादव जब अलग हुए थे, और तो उस समय जब मैंने सर्वे कराया था तो उस समय राष्ट्रीय लोकदल को मन 1 सीट मिल रही थी, 17 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही थी, 14 पे जदयू आगे चल रही थी, लेकिन और 5 पर लोक जनशक्ति पार्टी आगे चल रही थी। लेकिन अलग होने के बाद जिस तरह से इन्होंने कैंपेनिंग किया है, वो किए हैं, उनकी माताजी कर रही हैं, उनकी बहनें कर रही हैं, तो इसके बाद जो रिजल्ट आया है निश्चित तौर पे बीजेपी का बड़ा नुकसान वहां आ रहा है, 7 सीटों का नुकसान आ रहा है, जदयू का 3 सीटों का नुकसान आ रहा है और लोक जनशक्ति पार्टी के 2 सीटों का नुकसान आ रहा है। यह नुकसान तो जो आ रहा है, मैं पहले ही बताया कि भाई इसे स्वीकारा नहीं जा सकता तो सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता और देखिए परिणाम क्या होंगे। लेकिन जहां तक बात हो रही है कि उनके माताजी, पिताजी, भाई जी, बहन जी सारे लोग लगे, तो नए नए किस्से भी लोगों के सामने खुल के आ रहे हैं। वो एग्जिट पोल उसको कहाँ तक कवर किया मैं नहीं जानता, लेकिन आप बताए जा रहे हैं जहाँ रोहिणी जा रही हैं तो बताया जा रहा है कि इन्हीं की शादी में यहाँ बिहार में सारे शोरूम कारों के तोड़ लिए गए थे, कार लूट लिए गए। याद है? हाँ मुझे याद है, मैं बचपन था मेरा, लेकिन बड़ा विभत्स सीन रहा होगा जब पटना जैसी शहरों में शोरूम तोड़ के हुंडई इत्यादि की कारें निकाल ली गई। कल मैं एक जगह बैठा था, 15-20 नौजवानों ने भी ये बात कहा था कि शायद तेजस्वी यादव की इसी बहन की शादी में कारें लूटी गई थी क्या, उन लोगों ने भी कहा था, आपको भी याद है जी। फर्नीचर की दुकानें तोड़ के सोफे लूट लिए, मतलब क्या जंगल रास्ता। ठीक है, अगर जनता फिर से वही पसंद करते, टेस्ट सबका अलग, जैसे आप कह रहे हैं कि घोसी में इतने के बावजूद कल्पनाथ राय जी के नाम लिए बगैर किसी मंच का भाषण समाप्त नहीं हो पाता, शुरुआत भी नहीं हो सकती, शुरुआत भी नहीं हो सकता। उसके बावजूद अगर जनता ही नहीं ध्यान दे रही है कि हमें विकास पर वोट देना है, कि हमें कहाँ वोट देना, अरे भाई प्रत्याशियों से पूछिए, मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी तो जो करना होगा करें। आप बताओ आप क्या करोगे, भी होना चाहिए, आपका विजन क्या है आप बताइए। अगर बगल में 2014 से 2019 तक मनोज सिन्हा अपने प्रयास से गाजीपुर में उतना कार्य करवा सकते हैं, लेकिन जनता ने नकार दिया। वही बात, जनता की टेस्ट। अब तो इससे साबित होता है ना कि जनता का स्वाद क्या है। आपको बढ़िया व्यंजन बना दीजिए, लेकिन उसे चाहिए भैया इसमें थोड़ा सा फर्जीवा आइटम डालो तभी चलेगा। तो आप सुन रहे थे पूर्वांचल के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, मान्यता प्राप्त पत्रकार श्री राम जायसवाल जी को आपने एकदम स्पष्ट शब्दों में सारी चीजों की उन्होंने समीक्षा करके जो बताया है, इससे एकदम स्पष्ट है कि जनता का जो टेस्ट है उस पे ही जो है काम हो सकता है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट बने रही है, मेरे साथ देखते रहिए।